तो चैप्टर 3 है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। फॉरवर्ड और फ्यूचर का इंट्रोडक्शन है इसमें। अपने को क्या सीखने को मिलेगा? मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पे ऑफ फॉर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेटर, हेजर एंड आर्बिट्राजर्स। पे ऑफ कैसा होता है, प्राइसिंग कैसी होती है, टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है फ्यूचर में, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल assets on specific date in future at the term decided today। जैसे कि फॉरवर्ड में क्या होता है कि दो पार्टीज अपने से डिसाइड करती है कि अपने को ये बाय करना है, एक को सेल करना है। कोई भी स्पेसिफिक डेट होता है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और आज के डेट में जो भी टर्म एंड कंडीशन उनकी होती है वो लोग देख लेते हैं। फॉरवर्ड आर वाइडली यूज्ड इन कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट। तो एक एग्जांपल है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड। तो एग्जांपल क्या है कि कैश मार्केट और फॉरवर्ड, एज्यूम डेट कि 11, आज का डेट क्या है, 2023 का दिया है। तो चलो 2023 से ही देख लेते हैं। 11 मई 2023 को यू वांट टू परचेज गोल्ड फ्रॉम अ गोल्ड स्मिथ, एक सोनार से आपको गोल्ड खरीदना है। लेकिन गोल्ड का प्राइस 11 तारीख को क्या चल रहा है, 62,130 फॉर 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ एग्री टू सेल गोल्ड एट दिस प्राइस। अच्छा अच्छा। तो यू में पे हिम 62,130 फॉर 10 ग्राम। अगर कैश में खरीदना है तो क्या करेंगे अपन, तुरंत उसको 62,000 दे देंगे, 62,130 फॉर 10 ग्राम एंड टेक डिलीवरी। तो उसको क्या कहेंगे, दिस इज कैश मार्केट ट्रांजेक्शन एट दैट प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर अपने को सेम डे डिलीवरी नहीं लेनी है, अपने को 1 महीने बाद लेना है, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ क्या बोल रहे हैं कि आप, मैं आपको 1 महीने बाद 62,330 में दूंगा, 337 में। तो अपन एग्री हो जाते हैं, ठीक है आप इस प्राइस में अपने को दीजिएगा। तो अपन क्या करते हैं, बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे अपन गोल्ड स्मिथ से एग्री हुए कि हमको आप इस प्राइस में देंगे, ठीक है। और जो गोल्ड स्मिथ जो हुआ, उसने क्या किया, सेल अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो जो अपने को सेल किया, तो उन्होंने शॉर्ट फॉरवर्ड किया, ठीक है। लॉन्ग फॉरवर्ड किसने किया, हमने हमने क्या किया, 1 महीने बाद के लिए एग्री हो गए कि अपने को 62,337 में 1 महीने बाद आप गोल्ड देंगे। तो अपन लॉन्ग फॉरवर्ड किए। लेकिन शॉर्ट फॉरवर्ड किसने किया, गोल्ड स्मिथ ने किया। लेकिन 1 महीने बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ अपन ने गोल्ड स्मिथ को कितने पैसे दिए, 62,337, और 10 ग्राम गोल्ड की डिलीवरी ले ली उससे। दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 1 महीने बाद का या आने वाले फ्यूचर में जो भी अपनी टर्म एंड कंडीशन या जैसा भी अपने को बाय करना था अपन ने खरीद लिया। तो दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑब्लिक टू बाय थ्रू कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो एसेंशियल फीचर्स क्या है फॉरवर्ड्स के, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। All term of contract like price, quantity, quality of underlying delivery, term like place, settlement process, वो कब फिक्स होता है, तो आज के डेट में फिक्स करेंगे अपन, जिस दिन अपन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उस दिन अपन फिक्स करते हैं। ये फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बाइलेटरल यानी दो पार्टीज के बीच होते हैं, इसको ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। जैसे सच अ प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड प्लेस आर निगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज, ये दो पार्टीज मिलके अपना जो भी टर्म कंडीशन, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम सब डिसाइड कर लेते हैं। एनी अल्टरेशन इन टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल इफ बोथ पार्टीज आर एग्री। अगर दोनों पार्टी एग्री हैं कि हम और समय लेना चाहते हैं तो वो दोनों पार्टी के बीच में। कॉर्पोरेट traders and investing institution extensively use OTC transaction to meet their specific requirement। ये चीज याद रखिएगा, ये लोग यूज करते हैं।
ये 3 लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा ओटीसी ट्रांजेक्शन्स को। द एसेंशियल आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड इज टू फिक्स द प्राइस और देयर बाई अवॉइडिंग प्राइस रिस्क। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने को प्राइस रिस्क को अवॉइड करना है। By entering into the forward, one is assured that price at which one can buy or sell a underlying assets. In the above mentioned example, after 1 month of gold, अगर गोल्ड ट्रेड हो रहा है 62,700 में, तो वो किसके लिए फायदेमंद हुआ? हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हमने तो 62,337 पे डील की थी, लेकिन अभी 62,700 रुपए चल रहा है, यानी कि अपने को नेट प्रॉफिट हो रहा है 363 रुपीज का। ठीक है, और अगर गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है 62,100 हो जाता है, तो अपने को लॉस भी जो होगा वो 237 रुपए का होगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। फिर होता है लिमिटेशंस, क्या है फॉरवर्ड्स के? पहला, लिक्विडिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर एक भी पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गया या बोल दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा, या सामने वाले ने बोल दिया कि मैं आपको सेल नहीं करूंगा, तो लिक्विडिटी रिस्क है। तो इसको एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं, क्या लिखा है। लिक्विडिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेट टू बाय और सेल द डिजायर क्वांटिटी एट ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। फॉरवर्ड आर टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टी, अदर मार्केट पार्टिसिपेंट मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट में अदर्स पार्टी जो है, क्योंकि दो लोगों के बीच में हुआ है, तो बाकी लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे? और फॉरवर्ड आर नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ये लिस्टेड भी नहीं होते और ट्रेड भी नहीं होते एक्सचेंज में, तो इजिली एक्सेस नहीं होता है इनका, इसलिए इलिक्विड होते हैं। ठीक है। सेकंड, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? यानी कि कोई भी एक पार्टी जो है, बायर या सेलर, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, या तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपसे बाय नहीं करूंगा, या सामने वाले ने 1 महीने बाद मना कर दिया कि मैं आपको सेल नहीं करूंगा, तो ये काउंटर पार्टी रिस्क आता है। ठीक है। इसके अलावा क्या रिस्क होते हैं? देयर आर सेवरल रिस्क लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेटलमेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, सेटलमेंट में कई बार दिक्कतें होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसलिए याद रखना है थ्योरेटिकली, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने मैंने हाईलाइट किए हैं इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, 20 नंबर्स कम नहीं होते, तो खोज खोज के क्वेश्चंस पूछा जाता है यहां से। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज टू बाय और सेल अ फिक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी और अ फाइनेंशियल एसेट ऑन फ्यूचर डेट एट एग्रीड प्राइस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अपन एक्सचेंज में बाय और सेल करते हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इन सिंपल टर्म, फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा। There that are traded on exchange, the clearing corporation be associated with the exchange guarantee settlement of these trades. ठीक है। A trader who buy future contract take a long position, the one who sell future take a short position. जो बाय करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है लॉन्ग पोजीशन लिया है मार्केट में, और जो शॉर्ट किया है उसने सेल सेल जिसने किया फ्यूचर को, वो शॉर्ट पोजीशन लिया है। The word buy and sell are figurative only because no money or underlying asset change hand between buyer and seller when the deal is originated. ठीक है, यहां तक कुछ सब क्लियर हुआ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मार्केट में ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज में ट्रेडेड है, लिक्विडिटी भी है। यहां तक क्लियर सर? ऑल? अब फीचर्स देखने हैं अपने को। ओके, फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहा है। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री
इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स, मार्जिन पेएबल बाय बोथ द पार्टी, दोनों के द्वारा मार्जिन लिया जाता है, क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, एंड क्वांटिटी भी जो है वो डिसाइड की जाती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब लिमिट क्या है, लिमिटेशंस भी है कुछ। A future are standardized contract introduced by exchange. They too have certain limitation of contract in limitation maturity, limited underlying asset, lack of flexibility in contract design, and increase administrative cost on account of M2M settlement. तो उनका भी लिमिट है मैच्योरिटी का, अंडरलाइंग असेट्स भी जो है लिमिटेड अंडरलाइंग असेट्स में है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और मार्क टू मार्केट सेटलमेंट में भी प्राइस थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज डिसाइड करता है ना कि उसके टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, अदर देन प्राइस ऑफ द फ्यूचर। प्राइस के अलावा टर्म एंड कंडीशन सब एक्सचेंज डिसाइड करता है, प्राइस को नहीं डिसाइड करता है एक्सचेंज। ठीक है, These term and condition are known as contract specifications। अब इसमें क्या है स्पेसिफिकेशंस में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीप्लायर्स क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है, टिक साइज क्या है। अब ये एग्जांपल से देखिए, जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स, अंडरलाइंग असेट्स क्या है, निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट मान लीजिए मई 2023 दिया है, ओपनिंग प्राइस है इसका 18,325, और हाई प्राइस गया है 18,358, लो प्राइस गया है सेम डे 18,255, क्लोजिंग गया है 18,345। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए हैं, 47,56,000। टर्नओवर कितना है, 8,70,000। अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, 18,315। तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ इसमें, निफ्टी 50। ठीक है, ऐसे जो स्टॉक में या इंडेक्स में अपन ट्रेड कर रहे हैं, नहीं नहीं केस नहीं बोलते, अंडरलाइंग एसेट्स यानी कि स्टॉक जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, स्टॉक या इंडेक्स, वो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हुए। ठीक है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हुए वो जिसपे अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स और स्टॉक, वेयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड, जिसका अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है। रिलायंस स्टॉक है लेकिन अपन ने रिलायंस का फ्यूचर लिया है, तो अंडरलाइंग स्टॉक कौन सा हुआ, रिलायंस। निफ्टी 50, तो अपन ने निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर लिया है लेकिन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, निफ्टी। इन द above एग्जांपल अंडरलाइंग असेट इज द निफ्टी 50, अंडरलाइंग प्राइस इज द स्पॉट प्राइस और द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग असेट ट्रेडेड इन द कैश मार्केट। इन दिस एग्जांपल द अंडरलाइंग प्राइस इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी इंडेक्स ऑन मई 2023 विच इज 18,325। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हुआ, जैसे 50 का, 50 के मल्टीप्लाइज में हुआ। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन लॉट्स। एक लॉट में कितने साइज होते हैं, द लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय एक्सचेंज। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हुआ, आर डिफरेंट फॉर ईच स्टॉक्स, सबके साइज अलग होते हैं। किसी में एक लॉट में 1,300 स्टॉक होते हैं, किसी में 2,000 क्वांटिटी होती है, किसी में 5,000 क्वांटिटी होती है स्टॉक्स में। और निफ्टी का 50 था अभी, 25 था अभी 75 हो गया, 75 हो गए। तो वो होते कॉन्ट्रैक्ट साइज, और आपको अगर ट्रेड करना है तो उसके मल्टीप्लाई में ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वांटिटी उठा के अपन ट्रेड करने लगे, उसके मल्टीप्लाई में ही अपने को ट्रेड करना है। ठीक है,
थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स। ठीक है, इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनएससी आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग फॉर नियर मंथ। ठीक है, एक नियर मंथ होता है, फिर नेक्स्ट मंथ होता है, एंड फार मंथ। 3 मंथ्स के जो ट्रेडिंग होती है वो अवेलेबल होती है। एनएससी एंड बीएससी में पहले मंथली के अलावा वीकली भी था, लेकिन अभी एनएससी निफ्टी में ही केवल वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, और सेंसेक्स में, बाकी में अवेलेबल नहीं है। ये चीज थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट जो आया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट कब होता है? वो आपको हमेशा पूछेगा कि कौन से स्टॉक का एक्सपायरी कब होता है। तो जनरली जितने भी स्टॉक्स हैं उनका कब होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का आज के डेट में वेडनेसडे हो गया ना एक्सपायरी जो है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी के स्टॉक की एक्सपायरी को देख लीजिएगा। लास्ट गुरुवार होता है, लास्ट मंथ ऑफ, लास्ट गुरु थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ इज एक्सपायरी, यानी कि उस दिन उसकी वैल्यू या सेटलमेंट होना है। ठीक है, या नेक्स्ट मंथ के लिए कई लोग रोल ओवर भी करते हैं, तो रोल ओवर भी नेक्स्ट मंथ के लिए सेम डे में होना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एक्सपायरी डेट समझ में आ गया? जिस दिन सभी कॉन्ट्रैक्ट को कंपलसरी सेट होना है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, कोई सब कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड होते हैं। फिर होता है टिक साइज। इट इज द मिनिमम मूव अलाउ इन द प्राइस एक्सप्लोटेशन। एक्सचेंज डिसाइडेड द टिक साइज ऑफ ऑन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। टिक साइज निफ्टी फ्यूचर का होता है 5 पैसा। बिट प्राइस इज द प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे, एंड आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच द सेलर इज विलिंग टू सेल। ओके, क्लियर यहां तक? टिक साइज समझ में आया? 5 पैसा, उतने के डिफरेंस में अपन बाय और सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स को। क्लियर यहां तक? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल यानी होता है, इट इज द पीरियड ओवर विच कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। ठीक है, इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एनएससी फॉलो अ 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल। यानी कि 3 मंथ के अपन खरीद सकते हैं। जैसे अभी मंथ चल रहा है जनवरी, तो जनवरी के अलावा अपन फरवरी और मार्च, 3 मंथ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी जनवरी का जैसे चल रहा है तो उसको नियर मंथ बोलते हैं, और फरवरी का नेक्स्ट मंथ, और मार्च का फार मंथ। ठीक है, 3 मंथ्स के साइकिल चलते हैं इसमें, जो ओपन होते हैं, जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस होता है, जितना आप दूर के साइकिल, दूर के मंथ में अगर अपन बाय करते हैं तो थोड़ा सा जो फ्यूचर का प्राइस होता है थोड़ा ज्यादा होता है, या कम भी होता है, डिपेंड करता है। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स 3 मंथ्स का होता है। इस मंथ का नियर मंथ, दिस मंथ, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, एंड फार मंथ। ये तो ट्रेडिंग की एक्सपायरी होती है ना, मई की, जून सीरीज के अनुसार चलता है। अगर आप चाहते हो फ्यूचर बाय करना मार्च मंथ का, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। 3 महीने की साइकिल चलती है इसकी, जब चाहें आप तब खरीद सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि इसी मंथ का अपन खरीदें, नेक्स्ट मंथ का भी लोग लेते हैं। कई लोग हेजिंग के पर्पज से लेते हैं, कई लोग ट्रेडिंग के पर्पज पे लेते हैं। तो ये सब नॉलेज वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अभी आप ये कोर्स, ये पूरी बुक कंप्लीट होगी ना, तो ऑप्शन एंड फ्यूचर में आपका लेवल जो है प्रो लेवल हो जाएगा। हाँ, डेली सेटलमेंट प्राइस। ठीक है, ये तो जो भी है थ्योरेटिकल डिसाइडेड रहता है, इसमें रीजन तो लगते ही नहीं है।
इसको बस अपने को समझना है और सीखना है। The exchange follow a daily settlement procedure for open position in equity and stock. All open position are settled daily based on daily settlement price of future contract, which is calculated by the exchange on basis of last half an hour weighted average price. जो डेली सेटलमेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो कैसे होता है? विच इज कैलकुलेटेड बाई एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट हाफ एन आवर वेटेज एवरेज प्राइस। जो लास्ट के हाफ एन आवर में जो ट्रेड होता है उसके वेटेज एवरेज प्राइस के अनुसार सेटल होता है, ये याद रखिएगा। लास्ट हाफ एन आवर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट, द डेली सेटलमेंट प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी। तो सभी के जो सेटलमेंट प्राइस होते हैं वो डिफरेंट मंथ का डिफरेंट होता है, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट इज 18,345। फिर होता है फाइनल सेटलमेंट। दिस इज द प्राइस एट विच ऑल पोजीशन इन द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर फाइनली सेटल ऑन द एक्सपायरी डे ऑफ द नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ रिलेवेंट अंडरलाइन, ठीक है, इन कैश सेगमेंट और ऑन द लास्ट ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी सेटलमेंट होते हैं कैश में होते हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन करनी है, ठीक है। और सेटलमेंट कब होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ, ठीक है। यहां तक क्लियर? कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है यानी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है यानी कि आप नहीं पढ़ रहे हो। कंफ्यूजन होना ही चाहिए अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो। फिर ट्रेडिंग आवर्स है, 9:15 को ओपन होता है इक्विटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड 3:30 को क्लोज होता है मंडे टू फ्राइडे। और द एक्सचेंज पब्लिश अ लिस्ट ऑफ एनुअल ट्रेडिंग हॉलीडे एंड क्लियरिंग हॉलीडे, दोनों अलग होते हैं ना। ट्रेडिंग हॉलीडे एंड क्लियरिंग हॉलीडे अलग होते हैं। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, ट्रेडिंग हॉलीडे आर डे ऑन विच नो ट्रेडिंग इज पॉसिबल एज द एक्सचेंज आर क्लोज। तो ट्रेडिंग हॉलीडे में कोई ट्रेडिंग नहीं होती। क्लियरिंग हॉलीडे में एक्सचेंज ओपन होता है, ट्रेडिंग होती है, लेकिन जो फंड का सेटलमेंट या क्लियरिंग होना है वो नहीं होता क्योंकि बैंक क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लियरिंग हॉलीडे और ट्रेडिंग हॉलीडे में भी आपको डिफरेंस समझना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं हॉलीडे है, क्लियरिंग हॉलीडे है, तो पता चला मार्केट देखे ही नहीं, मार्केट तो ओपन हुआ क्लोज भी हुआ, पैसे भी लोग बना लिए, लेकिन सेटलमेंट जो पैसे मिल रहे हैं ना वो 1 दिन या 2 दिन बाद मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, बीएससी सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक दैट आर सम डिफरेंट फ्रॉम, थोड़ा सा डिफरेंट होता है निफ्टी से। अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज देख लीजिएगा, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है। टिक साइज इसका 0.5 होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है 7 सीरियल वीकली एंड 3 सीरियल मंथली। ये याद रखिएगा, वीकली के 7 सीरियल कॉन्ट्रैक्ट इसके ओपन होते हैं 7 हफ्ते के, और 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। ट्रेडिंग आवर्स होता है 9:15 to 3:30। एक्सपायरी होता है लास्ट फ्राइडे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मंथ, और वीकली एक्सपायरी भी होता है फ्राइडे को लास्ट। और फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है? कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट ऑफ द एक्सपायरी डे, ठीक है। हाँ, टिक साइज स्टॉक टू स्टॉक डिफरेंट रहता है क्योंकि लिक्विडिटी, जिस जिस स्टॉक में ना ट्रेड ज्यादा नहीं होते उसमें टिक साइज स्मॉल होता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा होता है, ठीक है। जिसमें ट्रेड नहीं होते, लिक्विडिटी नहीं होती, उसके टिक साइज कहाँ से लाओगे? 1 रुपए 2 रुपए का भी डिफरेंस होता है। कई ठो ऐसे स्टॉक हैं जिसमें 10 रुपए का भी डिफरेंस होता है। यहां तक क्लियर हुआ? बीएससी का एक्सपायरी कब होता है और एनएससी निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इंडेक्स का जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है, और स्टॉक का सेटलमेंट किस में होता है? स्टॉक में होता है। आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, वो सेटलमेंट होता है।
यहां तक क्लियर हुआ? कंफ्यूजिंग है?